नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको सेनेट की अहम तरीन और मुश्किल तरीन नशिस्तों का नतीजा सबसे पहले बताएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि जब इलेक्शन शुरू हुआ तो उस वक्त क्या तीन हैरानकुन वाकयात पेश आए। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट की कुल 48 नशिस्तों पर यह इलेक्शन होना था। 100 का ऐवान है इस मर्तबा सेनेट का। इन 48 नशिस्तों में से 11 नशिस्तें पंजाब की थीं, जहां पहले ही बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका है। अब इस वक्त 37 नशिस्तों पर यह जो सेनेट का इलेक्शन है वो हो रहा है और शाम 5 बजे तक इन नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी रहेगी। अब इन पोलिंग से पहले क्या दो अहम वाकयात हुए, वो वाकयात भी आपको बताते हैं और उनकी वजूहात भी बताते हैं। तो आपको बताएं कि अली हैदर गिलानी जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं, उनकी जो एक वीडियो सामने आई जिसमें वो पीटीआई के कुछ अरकान को ये बता रहे हैं कि उन्होंने वोट को किस तरह से जाया करना है और किस तरह से उसको फोल्ड करना है ताकि वो वोट जो हैं या तो यूसुफ रजा गिलानी को पड़ें और अगर यूसुफ रजा गिलानी को वो वोट डालना मुमकिन ना हो तो वो जाया हो जाएं। उसमें जो तरीका बताया गया वो तरीका ये बताया गया कि ये जो वोट हैं, आपने अपना जो बैलेट पेपर है इसको काइट फोल्ड करना है, यानी इस तरीके से पतंग की तरह उसको फोल्ड करना है कि जब उनकी काउंटिंग हो उन वोटों की तो जाहिर है कि यूसुफ रजा गिलानी के जो एजेंट होंगे वो भी वहां मौजूद होंगे, तो वो देख लेंगे कि आपने वोट यूसुफ रजा गिलानी को डाला कि नहीं डाला, क्योंकि जो आपके वोट्स होंगे, जो आपका बैलेट पेपर होगा वो काइट फोल्ड होगा, तो उससे हमें निशानदेही होगी कि हमने जो आपको पैसे दिए वो हलाल हुए या नहीं हुए, अली हैदर गिलानी की जुबानी। दूसरा उनका नुक्ता यह था कि अगर उस वक्त आपको ये मोहलत ना मिले या ये चांस ना मिले या उसको काइट फोल्ड करने का उस वक्त ऑप्शन ना हो तो फिर आप इस वोट को किस तरह से जाया कर सकते हैं ताकि हफीज शेख के वोट कम हो जाएं और यूसुफ रजा गिलानी के वोट ज्यादा हो जाएं। उसके अलावा सूबाई जो वजीर हैं पीपल्स पार्टी के नासिर शाह, उनके साथ हैदर अली गिलानी की एक ऑडियो टेप भी सामने आई और उस ऑडियो टेप में सुना जा सकता है कि अली हैदर गिलानी नासिर शाह को बता रहे हैं कि 3 अरकान को उन्होंने उठा लिया है, ये तीनों अरकान बहुत सॉलिड हैं, ये तीनों अरकान अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे और हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन इस वक्त हम इनको जो माली पैकेज दे रहे हैं उस माली पैकेज में ये कुछ इजाफा चाहते हैं। उसके बाद अली हैदर गिलानी इन अरकान की बात करवाते हैं सूबाई वजीर से, नासिर शाह से, और नासिर शाह उनको यकीन दहानी करवाते हैं कि आप हमारे भाई हैं, हम आपका ये भी काम कर देंगे, यानी आपका माली पैकेज जिसके एवज हम आपके वोट खरीद रहे हैं उसमें भी इजाफा कर देंगे और आपके कराची में जो मुख्तलिफ महकमों में बड़े बड़े काम फंसे हुए हैं हम आपके वो काम भी करवाएंगे। अब ये जो पूरी जो खरीदो फरोख्त थी जो इस ऑडियो और वीडियो में नजर आई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कुछ अहम इकदाम भी किए ताकि इस खरीदो फरोख्त के नतीजे में जो इलेक्शन होना है सेनेट का उसके ऊपर वो इफेक्ट ना आए जो कि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी जो इफेक्ट लाना चाह रही थी। तो अब हुआ क्या हुआ, ये कि आपको बताएं कि सेनेट का जो इलेक्शन है उसमें कौमी असेंबली और 3 सूबाई असेंबलियां जो हैं, जाहिर है कि पंजाब असेंबली में इलेक्शन नहीं हो रहा, पहले ही रिजल्ट आ चुके हैं, तो वो पोलिंग स्टेशंस में तब्दील हो चुकी हैं और वोट डालने के लिए इस वक्त सूबाई और कौमी असेंबली के जो अरकान हैं वो कौमी असेंबलियों में और सूबाई असेंबलियों में आ रहे हैं। अब हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है उसने सुबह सुबह असेंबलियों का पूरा कंट्रोल संभाल लिया और इवन कौमी असेंबली का जो अमला है उनका दाखिला बंद कर दिया गया कि वो ना तो कौमी असेंबली में दाखिल हो सकते हैं, ऐसे ही जो सूबाई असेंबलियों का अपना अमला होता है उन्हें भी सूबाई असेंबलियों में दाखिले से रोक दिया गया। इसके अलावा यह कहा गया कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन के जो अमला है वो असेंबलियों में दाखिल हो सकेगा और जो प्रेस गैलरी है जहां मीडिया बैठता है और मीडिया अमूमन वहां पे
जो अपने मोबाइल फोन्स हैं वो भी ले जाता है, लेकिन मीडिया को भी मना कर दिया गया कि वो प्रेस गैलरी में फोन नहीं लेके जाएगा ताकि वहां पे किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन ना हो। और जो वहां अरकान हैं उन्हें भी मना किया गया कि वो फोन नहीं लेके जाएंगे ताकि किसी किस्म की वहां कोई राब्ताकारी आखिरी वक्त में ना हो सके। इसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है कौमी असम्बली के, उन्होंने एक अहम ऐलान किया और साथ ये भी बताया कि वोट मुस्तरद जो है वो कैसे तस्वुर किया जाएगा। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जफर इकबाल, उन्होंने पहले तो ये बताया कि ये जो इंतखाब है ये आप सब पर हम वाजे कर रहे हैं और आप सब नोट कर लें कि ये खुफिया वोटिंग के जरिए हो रहा है और कोई भी शख्स वोट पर निशान दर्ज ना करे वरना वोट मुस्तरद हो जाएगा। और ये काम भी इसलिए किया गया कि अली हैदर गिलानी ने भी, जो उनकी वीडियो सामने आई उसमें वो बता रहे हैं उन अरकान को कि आप अगर काइड फोल्ड ना कर सकें तो फिर आपने अपने वोटों के सामने, अपने बैलेट पेपर्स के सामने कुछ नंबर दर्ज करने हैं। उनको मखसूस नंबर दिए गए थे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, हम शनाख्त कर सकें कि हमने आपको जो इतनी बड़ी रकम दी उसके बदले आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जफर इकबाल, उन्होंने ये भी बताया कि अगर दो लोगों को पहली तरजीह दी गई बैलेट पेपर पर तो फिर भी वो वोट मुस्तरद तस्वुर होगा। अब आते हैं कुछ नताइज की जानिब और आपको ये भी बताते हैं कि कौमी असम्बली में सबसे पहला वोट किसने डाला, कौन था वो जो सबसे पहले वोट डालने के लिए वहां पहुंचा। तो आपको बताएं कि पीटीआई के मियां शफीक आराई सबसे पहले कौमी असम्बली में पहुंचे और उन्होंने वहां अपना वोट कास्ट किया। दूसरा वोट जो कास्ट किया वो तहरीक इंसाफ की एक बड़ी अहम शख्सियत है और ये जो शख्सियत है ये हैं वफाकी वजीर फैसल वौडा और उन्होंने कौमी असम्बली में दूसरा वोट कास्ट किया। सिंध असम्बली में जहां सेनेट इलेक्शन हो रहा है वहां सबसे पहला जो वोट है वो मीर शब्बीर बजरानी ने कास्ट किया। केपी में सेनेट इलेक्शन के लिए पहला वोट जो है कास्ट करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो रुकन हैं हदायतुर रहमान, वो सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहला वोट उन्होंने वहां पे डाला। बलूचिस्तान असेंबली में आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन के लिए सूबाई वजीर आपाशी तारिक मक्सी हैं, उन्होंने सबसे पहला वोट कास्ट किया। अब वहां अहम मामला यह भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अरकाने कौमी असेंबली को एक हदायत भी दी गई कि जिसको भी यानी कौमी असेंबली में जो आएगा वो ना तो कोई कैमरा पोलिंग स्टेशन के अंदर लेके जा सकता है और ना ही कोई मोबाइल डिवाइस जो है वो साथ लेके जा सकता है और किसी किस्म की और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी साथ नहीं ले जा सकता, ताकि ऐसा ना हो कि वो जब वो वोट डाले और वहां उसकी तस्वीरें लेता रहे, ये यकीन दहानी करवाने के लिए अपनी पार्टी लीडरशिप को या किसी खास हल्के को कि हमने कहां पे वोट डाला है। और इस हदायतनामे में कहा गया कि ये जो हदायतनामा है इसका इतलाक वोटर, उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट्स जो हैं उन सब पर होगा। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो अरकान हैं उनको बैलेट पेपर हासिल करने के लिए असेंबली से जारी शुदा कार्ड दिखाना होगा। आम नशिस्त के लिए जो बैलेट पेपर हैं वो सफेद रंग के हैं और जो खवातीन की नशिस्तें हैं उनके लिए बैलेट पेपर जो हैं वो गुलाबी रंग के हैं। और ये भी इसमें हदायतनामे में कहा गया कि बैलेट पेपर पर वोटर की शनाख्त का किसी भी किस्म का निशान लगाने की कोशिश की गई तो उस वोट को मुस्तरद तस्वुर किया जाएगा। अब आते हैं कुछ नताइज की जानिब। तो आपको बताएं कि सिंध असेंबली में 11 नशिस्तों पर यह इलेक्शन हो रहा है और वहां एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। सिंध असेंबली में 7 जनरल नशिस्तें हैं, इसके अलावा खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 नशिस्तों पर भी ये इलेक्शन हो रहा है। और सिंध असेंबली की कुल नशिस्तें जो हैं वो फिगर है 168 यानी 168 नशिस्तें। और वहां किसी उम्मीदवार को जनरल नशिस्त पर कामयाब होने के लिए 22 वोट चाहिए, जबकि तनासुब के एतबार से खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की जो नशिस्त हैं उनके लिए 56 वोट दरकार हैं। इस वक्त सिंध असेंबली में जो पीपल्स पार्टी के अरकान हैं उनकी कुल तादाद 99 है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके अरकान की तादाद 30 है, जबकि MQM पाकिस्तान जो है उसके अरकान की तादाद वहां 21 है। और सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 14 अरकान हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल का 1 रुकन है। अब यहां के नताइज क्या हैं, गैर सरकारी और गैर हतमी, वो भी आपको बताते हैं और आगे चलकर आपको हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी का जो इंतखाबी मार्का है उससे भी आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि ये जो सिंध के नताइज हैं इनकी जानिब आने से पहले हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मावने खसूसी हैं बराए इतलात कामरान बंगश, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के MPA अब्दुल सलाम आफरीदी को खरीदने की कोशिश की और इसके शवाहिद सामने आए हैं। कामरान बंगश ने कहा है कि 8 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं PTI के MPA अब्दुल सलाम को। उन्होंने कहा कि एक मिडल मैन है आदिल लामी और उसके जरिए अब्दुल सलाम आफरीदी से राब्ता किया गया, लेकिन अब्दुल सलाम आफरीदी जो हैं वो इस मामले को वजीर आला महमूद खान के नोटिस में लेकर आए और हमारे पास ये जो पूरी एक बातचीत हुई उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये जो मिडल मैन था आदिल लामी, इसके साथ हमने इनकरेज किया अपना जो रहनुमा है हमारे और अब्दुल सलाम आफरीदी उनको कि वो इनसे बातचीत करें ताकि ये पूरा रैकेट पता इसका खोज लगे कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन है। और उसके नतीजे में हमें पता लगा कि हमारे दीगर जो अरकान हैं उनको भी पैसों की ऑफर की गई है और ये जो इल्ज़ाम है ये लगाया गया मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं अब्बास आफरीदी उनकी जानिब से। अब आते हैं सिंध की नशिस्तों की जानिब। तो एक तो आपको बताएं कि सिंध में PTI की एक ऐसी शख्सियत कामयाब होती नजर आ रही है जिसके टिकट के ऊपर अंदरूने सिंध से बहुत ज्यादा एतराजात उठे थे, जिनके बारे में यह भी कहा गया था कि इनको 35 करोड़ रुपए के एवज ये टिकट दिया गया है। लेकिन बहरहाल अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक सैफुल्लाह अबड़ो जो हैं वो सिंध से कामयाब होते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा PTI के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी खबर भी छुपी है। वो बुरी खबर यह है कि फैसल वाउडा ने कौमी असेंबली की जो अपनी नशिस्त है उससे इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन्हें यह खदशा था कि वो इलेक्शन कमीशन से इस नशिस्त पर नाअहल हो जाएंगे। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर यह है और PTI के लिए अच्छी खबर यह है कि सिंध से ये खबर आ रही है कि फैसल वाउडा जो हैं वो इस इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे, सेनेट इलेक्शन में। इस तरह कौमी असेंबली की सीट से तो उन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन वो सेनेट की नशिस्त हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सादिक और अमीन वाला जो आर्टिकल 62 और 63 है, जब वो सेनेट के मेंबर मुंतखब होंगे तो क्या इस हवाले से भी कोई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के पास जाती है और इलेक्शन कमीशन उस पर क्या फैसला करता है। अब आते हैं कि कौमी असेंबली में जो मार्का हो रहा है हफीज शेख का और यूसुफ रजा गिलानी का, तो वहां क्या सूरत हाल है। तो आपको बताएं कि कौमी असेंबली में इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास 157 नशिस्तें हैं और कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी काफ लीग के पास 5 नशिस्तें हैं, MQM के पास 7 नशिस्तें हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास 5 नशिस्तें हैं, GDA की 3 नशिस्तें हैं, शेख रशीद की 1 नशिस्त है और जमहूरी वतन पार्टी की भी 1 नशिस्त है। ये तादाद जो है हुकूमती इत्तेहादियों की 22 बनती है और यूं हुकूमती इत्तेहाद की कुल नशिस्तें जो हैं वो उनका फिगर बनता है 181। 342 का जो कौमी असेंबली का ऐवान है कुल, वो इस वक्त 341 अरकान उसमें मौजूद हैं और यूसुफ रजा गिलानी को जीतने के लिए हफीज शेख से जायद वोट हासिल करने हैं या 171 का जो मैजिक फिगर है वो मैजिक फिगर हासिल करना है। अब यूसुफ रजा गिलानी के जो पोटेंशियल वोट हैं उनके बारे में आपको मुख्तसर तौर पर बता देते हैं। तो आपको बताएं कि इस वक्त नून लीग के पास 83 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के पास कौमी असेंबली में 54 अरकान हैं, BNP मैंगल के पास 4 अरकान हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास 16 अरकान हैं, ANP के पास 1 नशिस्त है, यूं अपोजिशन इत्तेहाद के पास
کوئی 159 ارکان ہیں اور 1-2 آزاد امیدواروں کے ساتھ ان کے کل ارکان کی تعداد بنتی ہے 160۔ اب یہاں بازی اس طرح سے پلٹی کہ ایک تو اسلم بھوتانی کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کر کے انہیں آن بورڈ لے لیا جو آزاد امیدوار تھے، اور پہلے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے رہے تھے، یعنی انہوں نے کمٹمنٹ کر لی تھی، لیکن اب انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ وہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو گئے ہیں اور وہ حفیظ شیخ کو ووٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو 6 ناراض ارکان تھے جن کے اوپر بہت زیادہ تکیہ تھا یوسف رضا گیلانی کا، تحریک انصاف کے 6 جو ارکان تھے، ان سے بھی پرائم منسٹر عمران خان نے فردن ملاقات کی۔ اس طرح وہ 6 ووٹ بھی اب اپیرنٹلی جو یوسف رضا گیلانی کو جا سکتے تھے وہ حفیظ شیخ کو ہی ملیں گے۔ اور جن ارکان کے اوپر بہت تیزی سے کام کیا تھا آصف علی زرداری نے، وہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو آنے کے بعد ان ارکان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں اور ووٹ جو ہے وہ حفیظ شیخ کے بجائے یوسف رضا گیلانی کو دیں۔ تو اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو انتخابی مارکہ ہے یوسف رضا گیلانی والا اور حفیظ شیخ والا، اس میں اب تک یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں حفیظ شیخ جو ہیں وہ کامیاب قرار پائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا سے 10 نشستیں بنتی ہیں پی ٹی آئی کی، 12 نشستوں پر یہاں الیکشن ہو رہا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کی کوشش تھی کہ یہاں سے پی ڈی ایم 5 نشستیں حاصل کرے، جبکہ حکومت نے پی ڈی ایم کو 2 نشستوں کی یہاں آفر کی تھی۔ اب اس معاملے میں ٹوسٹ یہ ہے کہ پی ڈی ایم چاہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی وہ نشستیں یہاں سے توڑے، لیکن پی ٹی آئی کے جو وہاں رہنما ہیں خیبر پختونخوا میں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے ہمیں کیا سرپرائز دینا ہے، ہماری 10 نشستیں بنتی ہیں، ہو سکتا ہے ہم 11 نشستیں حاصل کر لیں اور پی ڈی ایم کو یہاں سے ہم ایک سرپرائز دے دیں۔ بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں 6 نشستیں بن رہی ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی سب سے بڑی پارٹی وہ وہاں بنے گی، اور یہاں 4 نشستیں آفر کی تھیں حکومت نے پی ڈی ایم کو اور اپوزیشن کو، لیکن پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ ہمیں 5 نشستیں چاہیے، ورنہ ہم اپنی سیاسی لابنگ کے ذریعے یہ 5ویں نشست حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اوورآل نتائج آپ کو بتاتے ہیں کہ اوورآل نتائج اس الیکشن کے کیا بن رہے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو اوورآل نتائج بن رہے ہیں اس کے مطابق تحریک انصاف کی سیٹیں بن رہی ہیں 20، پیپلز پارٹی کی نشستیں بن رہی ہیں 6، مسلم لیگ نون کی نشستیں بن رہی ہیں 5، بلوچستان عوامی پارٹی کی کل نشستیں ملا کر بن رہی ہیں 6۔ اب اگر خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم نے جس قسم کا جوڑ توڑ اور خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ایک سیٹ جو ہے پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا سے کم ہو سکتی ہے، اور جس قسم کا جوڑ توڑ سندھ میں کیا ہے پیپلز پارٹی نے، اس کے نتیجے میں اس کو 6 کے بجائے 7 نشستیں مل سکتی ہیں۔ اور آصف علی زرداری کا اصل پلان تو یہ تھا کہ وہاں سے 8 نشستیں حاصل کریں، لیکن یہ جو آڈیو ویڈیو سکینڈل لیک ہوا ہے اس کے بعد آصف علی زرداری کے لیے اور جو خریدار ہیں ان کے لیے بھی اور جو بکنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں رہا۔